हे गाइस, संजीव हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिवाइन पर्सपेक्टिव का 17th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था जब ऑक्शन में आती अपने भैया अपना इंट्रो देने लगते हैं, उस बात से पब्लिक हो जाती है बोर, इसलिए मचाने लगती है वो शोर। लेकिन अपने भैया भी थे अव्वल दर्जे के खिलाड़ी, वो निकाल लेते हैं इसका एक धमाकेदार तोड़। ये भैया चेहरे पर एक स्मोक के साथ कहते हैं। तो गाइस, जब आप सभी लोग इतना बेसब्र हो ही रहे तो मैं सीधा पॉइंट में आता हूँ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर लाए जाने वाले ट्रेजर की शुरुआती कीमत 50 मिलियन होने वाला है। और अगर आप में से कोई इतने महंगे चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते तो बड़े आराम से यहाँ से जा सकते हैं। ज़ू फैमिली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बस अपने भैया की ये बात सुनकर सभी के सभी हो जाते हैं साइलेंट, मानो क्लास में सभी के सभी बच्चे हैं एब्सेंट। और अपने भैया को ऐसे पब्लिक को शांत करते देख मोशू तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और अपने भैया के तारीफों के नारे लगाने लगते हैं। और मोशू को अपने भैया की तारीफ करते देख यूनर की छोटी बच्ची दिल खुश हो जाती है। और वह दूसरा यूनर का ऐसा रिएक्शन देख मोशू भी मन ही मन सोचती है, पता नहीं कितने लड़के इन्हें ऐसे देखने के लिए तड़पते हैं। वह दूसरा भैया भी ऑक्शन शुरू कर देते हैं। शुरुआत में 2 ब्रेसलेट को लाया जाता है जिसका नाम होता है इन ब्रेसलेट। इस ब्रेसलेट की खास बात है कि पहनने वाले के बॉडी में येन एनर्जी बढ़ा देता है। पब्लिक को अपने भैया की बातें समझ में नहीं आती, इसलिए अपने भैया भी समझाने लगते हैं। येन एनर्जी का बढ़ना यानी कि जो लड़का इस ब्रेसलेट को पहनेगा उससे कोई लड़की इग्नोर नहीं कर पाएगी। और यही सेम केस दूसरी तरफ भी होगा। और अगर लड़का लड़की दोनों बिना कपड़ों के होंगे तो मुझे नहीं लगता इस बात को बेड हैंडल कर पाएगा। और बस अपने भैया की बात सुनने और समझने के बाद आसपास का माहौल हो जाता है सुहाना और सभी के मन में बजने लगता है एक रोमांटिक गाना, जिसके बाद तो सभी दिल खोल कर बेट लगाने लगते हैं। 60 मिलियन, 70 मिलियन, 75 मिलियन। आखिरकार ये प्लेजर का मामला था बॉस। और आखिर में जाकर एक मोटे भाई सबसे बड़ी बेट लगाता है 100 मिलियन। और सुनकर उस मोटे आदमी का बेट सभी समझ जाते कि उससे चढ़िए सबसे ज्यादा गर्मी, इसलिए सभी दिखाते हैं उसे नरमी। आखिरकार वो दोनों ही इन येन ब्रेसलेट बिक जाते हैं और इन सभी चीजों को देख मोशू मनी महसूस लगते हैं। अब इन दोनों ब्रेसलेटों को तो ग्रैंडपा ने 10 साल पहले सड़क की दुकान से खरीदा था। इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत 50,000 थी, लेकिन इस लड़के ने तो अच्छे खासे पैसे निकाल लिए। ये लड़का तो बवाल है बवाल। और फिर से मोशू को अपने भैया की तारीफ करते थे कि फिर से किसी छोटी बच्ची तरह खुश हो जाती है। उसके बाद ऑक्शन में लाया जाता है अगला ट्रेजर, जिसकी थी सभी को खबर। ये कुछ और नहीं, ये वही जेट था जिसे पिछली बार अपने भैया ने मास्टर वोंग से मुकाबला करते वक्त निकाला था। आप सभी को तो इसकी कीमत पता ही है, इसलिए इसका कोई फिक्स प्राइस सेट नहीं किया गया, इसलिए आप खुद की मर्जी से इस पर बेट लगा सकते हैं। जैसे सुनते ही सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर था एक रईस भाई साहब जो लाते हैं 1 येन का बेट। और बस सुनते ही उड़ जाते हैं पब्लिक के तोते, सभी मारने लगते हैं उसे चप्पल लात और जूते। एक और रईस बंदा उठता है और 2 बिलियन का सबसे बड़ा बेट लगाता है। ये सुनकर पब्लिक फिर से भड़क जाती है और उसकी भी पिटाई शुरू कर देता है। बहादुर अपनी फैंग अपने दांत कसमसा रहा था कि उसे बहुत अच्छे से पता था कि अगर वो अपने येन भैया के चाल में नहीं फंसे होते तो आज ये जेट उनका होता। लेकिन उन्होंने भी सोच लिया था कि वो इस जेट को लेकर छोड़ेंगे, इसलिए वो भी इसका बेट लगाते हैं 5 बिलियन। बहादुर नी फैंग को इस सीट का बेट लगाते थे कि अपने येन भैया भी बहुत चक्के थे, लेकिन अपने भैया का तो फायदा ही फायदा था, इसलिए वो अपनी काउंटिंग शुरू कर देते हैं 1, 2। और जैसे ही वो 3 बोलने ही वाले थे वैसे ही लगता है सबसे बड़ा बेट 10 बिलियन। ये बेट लगाने वाली थी तीनियन ज्वेलर्स। और सुन के इतना बड़ा अमाउंट
पब्लिक भी मन ही मन करने लगती है उसे काउंट। ओ भाई ये तो सबसे बड़ा बेट है। पब्लिक भले ही शौक थे लेकिन अपने भैया का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। तिनियन ज्वेलर्स के जिस लड़की ने इस बेट को लगाया था वो दिखने में काफी रिच और स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही थी। वो अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे ज्वेलरी के पास एक और ट्रेजर है, क्या तुम हमें वो दिखा सकते हो? जिसे सुनकर तब अपने भैया के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आखिरकार उनके हाथ इतनी बड़ी डील जो लगने वाली थी। इसके बाद लाया जाता है वो ट्रेजर। मुश्किल था जिसे करना मेजर। ये था द सोअरिंग फीनिक्स, जिसे कर पब्लिक का मुंह रह जाता है खुला का खुला। सभी मचाने लगता है हो हल्ला। दूसरा भी इस जेट को देखते नी फैंग के अंदर भी जाग जाता है बहुत बड़ा लालच। सोच लिया था उसने चाहिए उसे ये जेट आज के आज। इसलिए वो तुरंत अपने पास ही में खड़े हुए मौजूद उस आदमी को इशारा करता है जिसका नाम था आयरन हैंड। इशारा मिलते ही वो आदमी भी समझ जाता है और निकल पड़ता है वहां से। और दूसरा भी ओनर ने भी इस ऑक्शन को इतने अच्छे से होने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वो अपने भैया को जप्पी पप्पी देने लगती है। तभी मूशू के साथ आ जाती है थिएन ज्वेलर्स का प्रेसिडेंट माइकल और वो लड़की। तो देखकर यूनर मैडम तो शर्म से पानी पानी हो जाती है, लेकिन वो लड़की भी कुछ कम नहीं थी। वो तो यूनर मैडम के मजे लेते हुए कहती है, मैडम आप चाहे तो चालू रख सकते क्योंकि आपको शायद पता नहीं, लेकिन हमने इस इंटेंस सीन को देख रखा है। आखिरकार सब कुछ साफ होने के बाद अपने भैया माइकल से ट्रेजर की चेकिंग और ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तभी मिस्टर माइकल अपने भैया को पकड़कर एक अलग ही अंदाज में कहते हैं, इहान मुझे तुम्हारी एक प्राइवेट मैटर में मदद चाहिए। और देखकर माइकल का अंदाज अपने भैया तुरंत ही कर देते हैं एतराज। वो तुरंत उससे दूर हटते हुए कहते हैं, अबे नहीं नहीं मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ। जैसे सुनकर मिस्टर माइकल कहते हैं, अबे नहीं नहीं मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद वो अपने भैया के कान में कुछ फुसफुसाने लगते हैं। जो सुनकर अपने भैया सारी बात समझ जाते हैं और माइकल को खींचते हुए एक प्राइवेट रूम में ले जाते हैं और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं और अपने निडल्स निकाल कर तुरंत लग जाते हैं अपने काम पर, जिससे मिस्टर माइकल के मुंह से आह ऊह निकल जाता है। और बाहर से ऐसी आवाज सुनकर तीनों लड़कियों का था अलग अलग रिएक्शन। तीनों ही जानना चाहते थे अंदर का सारा एक्शन, लेकिन तभी अचानक से अपने भैया का काम पूरा हो जाता है और वो बाहर आ जाते हैं। इसके साथ ही साथ बाहर आता है मिस्टर माइकल, जो अपने भैया के इलाज से बन चुके थे जीरो से हीरो। जिसे देखकर उनके साथ आई हुई लड़की तो बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए वो चारों तरफ घूम घूम कर मिस्टर माइकल को देखने लगती है। मिस्टर माइकल तो अपने भैया के काम से बहुत ज्यादा खुश थे, इसलिए वो अपने भैया को हक करने जाते, लेकिन अपने भैया का कोई शौक नहीं था लड़कों से इतने चिपकने का, इसलिए वो तुरंत माइकल से कहते, मिस्टर माइकल तो चलिए हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। मिस्टर माइकल भी इसमें हामी देते हैं, लेकिन अपने भैया की जिंदगी में कभी एडवेंचर की कोई कमी होती है क्या जो अभी रहेगी? इसलिए अगले ही पल मूशू ले आती है एक मुसीबत की झड़ी। बताती है वो कि दोनों के दोनों जेट हो चुके हैं चोरी। और बस इसे सुनते ही तो सभी के सभी भौचक्के रह जाते हैं। यूनर को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो बड़ी उम्मीद भरी नजरों से अपने भैया की तरफ देखने लगती है। अपने भैया भी यूनर का इशारा समझ जाते हैं, इसलिए वो मिस्टर माइकल के पास जाते हैं। मिस्टर माइकल क्या आप हमें 1 घंटा दे सकते हैं? मिस्टर माइकल भी मान जाते हैं क्योंकि आखिरकार ये ने उसकी मदद जो की थी। मिस्टर माइकल से परमिशन मिलते हैं, अपने भैया बिना ज्यादा वक्त गए तुरंत वहां से निकल जाते हैं और पहुंचते हैं इंसिडेंट वाली जगह पर। जहां पर पहुंचते वो देखते कि चोर ने कैमरा और लॉकर सभी को तोड़ के दोनों जेट्स को निकाल लिया था। ऑफिसर येन भी वहां पर मौजूद थी। आखिरकार ये बिलियंस का मामला है तो उन्हें तो यहाँ पर होना ही चाहिए था, लेकिन बहुत समय तक चेक करने के बाद भी उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। अपने भैया भी इस बात को ना पूछे भी समझ जाते हैं, इसलिए वो सभी से कहते हैं मुझे एक पेन और पेपर दो, मैं जल्दी चोर का स्केच बना देता हूँ। किसी को अपने भैया की बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन यूनर मैडम को अपने भैया पर पूरा विश्वास होता है और कैप्टन येन को भी नहीं होता अपने भैया के इस बात से इतराज, क्योंकि जब से अपने भैया ने उन्हें ठीक किया था तब से मैडम को पता चल चुका था अपने भैया के पास कई राज। पेपर मिलते येन भैया अपने इन येन आइज से कुछ ही पल में आयरन हैंड का तस्वीर बना देते हैं और जिसे देखकर सभी के सभी पुलिस वाले भौचक्के रह जाते हैं। ओ भाई ये बच्चा तो बवाल है बवाल, क्या इसके पास कोई सुपर पावर है? आयरन हैंड को देखते ऑफिसर येन को पहचानने में से देर नहीं लगती,
उसके बाद ऑफिसर यान को आयरन हैंड के बारे में जितनी भी चीजें पता थी वो सब कुछ अपने भैया को बता देता है। सारे इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अपने भैया वहां से तुरंत निकल जाते हैं और सीधा फैंग को कॉल लगाता है। फैंग, क्या तुम 3 मिनट के अंदर आयरन हैंड का लोकेशन दे सकते हो मुझे? जिसे सुनकर हमारी फैंग मैडम जरा सी चिढ़ जाती है। वो कहती है, अबे साले, क्या तूने मुझे कोई ऐरा गहरा ना तू खैरा समझ कर रखा है? बस 1 मिनट के अंदर मैं इसकी सारी राम खाता तेरे सामने निकाल कर रख दूंगी। तो सुनकर अपने भैया भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कुछ ही देर में अपने भैया को आयरन हैंड का लोकेशन में मिल जाता है। बहादुर सब कार में जाते हुए दोनों जेट के मिलने से नीफेंग बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन बेचारे को क्या पता कि उसकी खुशी थी बस पल भर की, क्योंकि अगले ही पल आ जाता है अपना हीरो टर्की और आते ही यान भैया अपनी कार से सीधा नीफेंग की कार को एक जोर की टक्कर मार देते हैं, जिससे नीफेंग की कार पहाड़ों में गिरते हुए नीचे गिर जाती है। अपने आप को संभालते हुए जैसे ही नीफेंग उठता है तैसे ही वो दहाड़ कर पूछता है, अबे साले कौन रे कौन? किसकी बम में इतनी दम है कि मुझसे आकर पंगा ले? तभी उसके सामने आते हैं अपने भैया और अपने भैया को देखते ही नीफेंग का तो निकल जाता है हवा। समझ जाता है वो कि अब आसान नहीं होने वाला उस दोनों जेट पर अपना दावा। वो तुरंत वहां से भागने लगता है और अपने यान भैया को आयरन हैंड पर छोड़ देता है। आयरन हैंड तो अपने भैया को कोई ऐरा गहरा न तू गहरा समझने लगता है, लेकिन जितनी देर में बनाता है वो अपने भैया के बारे में कोई विचार, उतनी देर में हो जाता है वो मौत के मारे लाचार। यान भैया तो उन्हें ऐसे निपटा देते कि मानो तो ये उनका रोज का काम हो, और आयरन हैंड को एक ही झटके में निपटता तक नीफेंग की तो हो जाती है पैंट गीली, डर के मारे हो जाता है उसका चेहरा लाल पीली। लेकिन अपना भैया भी क्या काम थे, वो किसी भूत की तरह नीफेंग के पास पहुंच जाते हैं और अपनी टांग उठाकर नीफेंग के दोनों टांगों के बीच एक लात मारते हैं। कच करके अंडे टूटने की आवाज आती है और ऐसे ही अपने यान भैया नी फैमिली के आने वाले भविष्य को गहरे काले अंधेरे में डाल देते हैं। दूसरा 1 घंटा होने में बस 1 मिनट बाकी है, लेकिन अभी तक नहीं अपने भैया का कोई खबर। दूसरा मिस्टर माइकल और वो लड़की हो रहे हैं बेसबर। आखिरकार वो लोग और ज्यादा सब्र नहीं कर पाते, इसलिए मिस्टर माइकल और वो लड़की वहां से जाने लगती है। यूनर को भी पता था कि अब वो और ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तभी आ जाते अपने भैया जो करके आए थे दुश्मन का ताता थैया। आते ही वो उन जेट्स को मिस्टर माइकल और उस लड़की के सामने पेश कर देते हैं और उन दोनों जेट्स को सामने देखते सभी के सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सबसे ज्यादा खुश तो यूनर मैडम थी, क्योंकि अपने यान भैया ने जू फैमिली की इज्जत को बचा लिया था। आखिरकार डील पूरी हो जाती है। इस बात से यूनर और अपने भैया बहुत ज्यादा खुश थे। तभी यूनर अपने भैया से कहती है, अबे तुझे याद है ना कल हमारे अप्रेंटिस सेरेमनी है, भूलना नहीं। तब अपना भैया भी कहते हैं, अब फिक्र नॉट, मैं ऐसे इम्पोर्टेंट चीज कब भूलता हो गया। लेकिन तभी अचानक अपना हीरो यूनर मैडम को खींच लेती है अपने पास ताकि वो महसूस कर पाए उनकी सांस। यूनर मैडम समझ जाती कि अपने भैया को चाहे प्यार का बुखार, इसलिए मैडम भी नहीं करते इस बात से इनकार। वो शर्माते हुए कहती, मेरे ऑफिस रूम में एक छोटा सा कमरा है, क्या हम वहाँ चले? और बस सुनते ही तो अपने भैया की निकल पड़ती और वो चले जाते यूनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने। आखिरकार देखते ही देखते कल का दिन आ जाता है और अपने भैया भी यूनर के साथ उस सेरेमनी में चले जाते, लेकिन अपने भैया की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। साफ पता चल रहा था कि यूनर मैडम ने करवा लिया था उनसे अच्छी खासी कसरत, पूरी कर ली थी अपनी सारी हसरत। इस बात से अपने भैया का जोश पड़ गया था ठंडा और लटक गया था उनका डंडा। वो धीरे से यूनर से कहती, यूनर तुमने मुझसे कुछ ज्यादा ही जोर जबरदस्ती करवा लिया। तब यूनर भड़कते हुए कहती है, अबे भूल कर भी उसे यहाँ पर बोलने की भूल मत करना, तो मैं तेरे अखरोट तोड़ दूंगी। और यूनर की धमकी सुनकर अपने भैया भी दुबक जाते हैं, जिसके बाद वो लोग पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात बीमो भाई और हवीन भाई से होती है और हवीन भाई तो अपने भैया को देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि माजरा क्या है। वो धीरे से अपने भैया से कहते हैं, अबे यार ब्रो संभल के, प्यार में लड़के ही ज्यादा सफर करता है। और हवीन भाई की सारी बात सुनकर यूनर भी हवीन भाई के ऊपर ज्यादा भड़कने लगता है, पर तभी आ जाते हैं ग्रैंडपा और हवीन भाई बाल बाल बच जाते हैं और ऐसे ही पार्टी चलती जाती है। पिछले दिन के सेरेमनी में जू फैमिली काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी और सभी इसी बारे में बात कर रहे थे।
तभी वहां पर आ जाता है एक अधेड़ उम्र का इंसान जो थे पूरी तरह से बिन बुलाए मेहमान। ये थे नीहूजियान। तो देखते ओल्ड मास्टर सू का तो सारा मूड खराब हो जाता है। आते ही वो ओल्ड मास्टर सू से हंसते खेलते बात करने लगते, लेकिन उनके बातों में भी था कांटेदार बेल। तो देखकर साफ समझ में आ रहा था कि उनकी और ओल्ड मास्टर सू में नहीं है कोई अच्छा मेल। ओल्ड मास्टर सू भी हंसते हंसते बात कर रहे थे, लेकिन वो मन ही मन दहाड़े जा रहे थे। अबे साले तुम मर क्यों नहीं जाता? जब तू मरेगा ना तब मैं अपनी कमर हिला हिला के डिस्को करूंगा। तभी वो अधेड़ उम्र का इंसान यानी कि नीहुंतियान अपने भैया को देखने लगते घूर घूर कर, जिसे देख कर अपने भैया भी पूछते इस बात को यूनर से मुड़ कर। तभी यूनर बताती है, अबे नीफेंग के पप्पा जी है। जिसे सुनकर अपने भैया सारा मामला समझ जाते हैं। तभी नीहुंतियान ओल्ड मास्टर साहब से कहता है, मैंने सुना है कि आपने एक नए डिसाइपल को चुना है। जिसके बाद वो अपने भैया की तरफ नजर मारते हैं और कहते हैं, मैंने भी एक नए डिसाइपल को चुना है, इससे मिलिए, इसका नाम है लॉन्ग फैंग। इतना कहते वो अपने साथ में लाए एक लड़के को सबके सामने ले आता है। ये लड़का काफी ज्यादा हैंडसम था और साथ ही काम भी था। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी, लेकिन ये एक शैतानों वाला स्माइल था। तभी नीहुंतियान कहते हैं, क्यों ना हमारे डिसाइपल के बीच एक जेट कर्विंग का मैच हो जाए। नीहुंतियान ने इस बात को काफी जोर से कही थी, जिससे कि सभी सुन पाए ये बात। अब देखना ये है क्या ओल्ड मास्टर साहब देते हैं इसका साथ। गाइस आज के लिए बस इतना, इससे ज्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है कि ओल्ड मास्टर इस प्रपोजल को मानेंगे? क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि अपने भैया ने तो अपनी जिंदगी में कभी जेट कर्विंग नहीं की है, लेकिन क्या अपने भैया क्या इस बात को इतनी आसानी से जाने देंगे? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, द डिवाइन पर्सपेक्टिव। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको इस तरह से पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।